हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेखांकन चक्र अकाउंटिंग साइकिल के संबंध में बताने जा रहा हूँ। लेखांकन चक्र एक पूर्ण अनुक्रम है जो लेन देन के अभिलेखन से प्रारंभ होता है और अंतिम खाते में जाकर के समाप्त होता है, अंतिम खाते तैयार करने तक। ये लेखांकन चक्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चक्र माने होता है चक्का। तो चक्का को देखते हैं कि अपनी धुरी पर वो घूमते रहता है। उसी तरह से लेखांकन चक्र भी लेखांकित करने का, लिखने का काम भी चलते रहता है। एक साल में जाकर पूरा होता है, फिर अगला साल वही काम सब होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले लेखांकन चक्र में होता है कि वित्तीय स्वभाव का जो लेन देन होगा उसको सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं। पहला चरण है जर्नल में हम लोग लेन देन को लिखते हैं। जर्नल क्या है? जर्नल जौर शब्द से बनी हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है डायरी। डायरी में हम दिन प्रतिदिन के लेन देन को लिखते हैं, व्यवहार को। इसमें भी व्यापारिक जो लेन देन होता है, वित्तीय स्वभाव के लेन देन होता है, उसको हम लोग दो भागों में निश्चित नियम के तहत बांट करके डेबिट क्रेडिट करके लिखते हैं। अब इसमें हम लोग इस जर्नल के अंतर्गत जर्नल को भी सुविधा के ख्याल से कई भागों में डिवाइड किए हैं, क्योंकि जर्नल में कुछ डिवाइड तबे होता है, विभाजन तबे होता है जबकि कोई समस्या आती है तो उसे समाधान करने के लिए उसको बांट दिया जाता है। इसी तरह से जर्नल में कठिनाई होती है खोजने वगैरह में खाता, तो इसके लिए जर्नल को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। जर्नल को मुख्य रूप से 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है कैश बुक। कैश बुक में हम लोग रोकड़ बही जिसको कहते हैं, रोकड़ बही में जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा, नगद जो लेन देन होगा उसको लिखते हैं। कैश एक बुक या रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। आने वाला होगा उसको डेबिट तरफ लिखते हैं, जाने वाला कैश होगा उसको क्रेडिट तरफ लिखते हैं। कैश बुक को भी सुविधा के ख्याल से 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, 4 भागों में डिवाइड किया गया है सुविधा के ख्याल से। अब कैश बुक के बाद फिर दूसरा रोजनामचे का विभाजन आता है, वो है परचेज बुक, क्रय बही। क्रय बही में जो उधार माल खरीदा जाता है उसे लिखा जाता है। विक्रय बही जिसमें उधार माल बेचा जाता है उसको लिखते हैं। क्रेडिट सेल्स होता है उसको लिखते हैं। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक जो माल हमने खरीदा है, यदि ग्राहक किसी कारणवश लौटा देता है माल, उसको हम लोग लिखते हैं परचेज रिटर्न बुक में। और 5वां है सेल्स रिटर्न बुक, रोजनामचे का विभाजन में। तो सेल्स रिटर्न बुक में जो व्यापारी माल बेचा है, किसी कारणवश ग्राहक माल को वापस कर देता है बेचा हुआ माल, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बही में लिखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। 5वां है बिल रिसीवेबल बुक। व्यापार में उधार माल बेचा जाता है, बिल के आधार पर। बिल बेचने वाला जो होता है, खरीदने वाले पर उधार माल जब खरीदने आता है, जब विश्वास नहीं होता है ऐसे, तो उस पर कहा जाता है कि कोई हमको प्रूफ चाहिए कि आगे चल के तुम करो नहीं कि हम माल नहीं आपसे खरीदे थे। इसके लिए एक बिल लिखा जाता है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत, जिसमें जितने का माल बेचा जाता है उधार, उतने का एक बिल लिखा जाता है। उस पर इतना रुपया इतना दिन के बाद हमको या हम जिसको ऑर्डर करेंगे उसको या बिल के धारक को पैसा पेमेंट कीजिएगा। उस पर वो सही कर देता है, बिल का सिग्नेचर करके फिर वापस कर देता है बेचने वाले को, विक्रेता को। तो विक्रेता के लिए वो बिल का पैसा रिसीव करेगा, इसीलिए वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। और जो खरीदा है उधार माल, वो उसके लिए बिल्स पेबल होता है। तो बिल रिसीवेबल में जो भी बिल हमने रिसीव किया है, व्यापारी ने जो रिसीव किया है उधार बेचे हुए माल के एवज में, उस बिल की राशि को लिखा जाएगा बिल रिसीवेबल बुक में। और 6ठा है बिल्स पेबल बुक, जो अभी हमने बिल रिसीवेबल बताए थे, उधार बेचे हैं।
मान लिया कि हमने यदि उधार माल खरीदे हैं किसी व्यक्ति से बिल के आधार पर, बिल हम एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्ट करके हम उसको दे देते हैं, तो बिल का पैसा हम पे करेंगे आने वाले समय में, उस राशि को हम लोग बिल के आधार पर जब खरीदे हैं तो बिल्स पेबल बुक में लिखेंगे माल। और फिर है जर्नल प्रॉपर, मुख्य रोजनामचा। जिन लेन देनों का लेखा उपरोक्त में कहीं भी नहीं होता है, किया गया है, यानी उपरोक्त 6 में, इसके अलावे 6 में कहीं इसका लेखा नहीं हुआ है, उसको हम लोग लिखते हैं प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, जर्नल करके। तो इस तरह से रोजनामचे को निम्न 7 भागों में डिवाइड किया गया है। अब रोजनामचे के बाद में जो चक्र का काम चलता है, चक्का जो आगे बढ़ेगा, फर्स्ट स्टेप में तो चक्का आया यहाँ, इसके बाद दूसरे स्टेप में आ गया जर्नल से फिर लेजर में पोस्टिंग होगा, लेन देन। पोस्टिंग मैंने खतौनी, खातों में खतौनी किया जाता है। जो जर्नल हुआ उसको विभिन्न वर्गों में डिवाइड करते हैं। वर्ग मैंने जिस तरह का लेन देन, जैसे सैलरी का है, सैलरी अकाउंट बनेगा, एक वो अलग लेजर खाता बनेगा। और आपको मजदूरी का है, वेजेज का है, तो वेजेज का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, डिस्काउंट का अलग बनेगा। सभी को अलग अलग आइटम, जितने भी लेन देन हुआ है सबका अलग अलग एक खाता बनाएंगे, इसको हम लोग लेजर कहते हैं। और लेजर में सब लिखने के बाद उसका फिर बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस माने शेष निकाल जाता है, दोनों भागों को जोड़ा जाता है, डेबिट को जोड़ते हैं, क्रेडिट भाग को जोड़ते हैं, देखते हैं कि किधर ज़्यादा है। बैलेंस माने अंतर कितने का है। यदि कोई डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको डेबिट बैलेंस कहेंगे, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। नाम शेष, जमा शेष कहते हैं इसको हिंदी में, या विकलन शेष और समाकलन शेष भी कहा जाता है इसको डेबिट। ये हुआ लेजर शेष निकालना। यहाँ तक का जो काम होता है इसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। यहाँ तक जो काम होता है, जर्नल रिकॉर्ड कर लेजर में पोस्टिंग और बैलेंस निकालने का काम तक के हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। इसके बाद जो काम हम लोग करेंगे आगे जो आएगा उसको हम लोग लेखांकन कहते हैं, लेखांकन के अंतर्गत आता है। अब होगा लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। इसको हिंदी में तलपट कहा जाता है या परीक्षा सूची कहते हैं। परीक्षा सूची इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो जर्नल और लेजर में जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, लिखे हैं, इन दोनों की परीक्षा ली जाती है, यानी जांच की जाती है कि ये जो हम लोग तैयार किए हैं वो अंकगणितीय दृष्टि से अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं। अर्थमेटिकली एक्यूरेसी के संबंध में जांच की जाती है कि अंकगणितीय दृष्टि से ये जर्नल और लेजर में जो पोस्टिंग की है वो सही है कि नहीं। की शुद्धता की जांच के लिए जो तैयार किया जाता है सूची, उसको परीक्षा सूची या तलपट कहा जाता है। अब तलपट बनाने के बाद में साल के अंत में इसी तलपट के सहारे हम लोग अंतिम खाते तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट का अब नाम, पहले फाइनल अकाउंट, अब आ गया है नया में फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। फाइनल अकाउंट जिसका कि नाम से स्पष्ट है, अंतिम खाते, हिंदी में अंतिम खाते, ऐसे खाते जो वर्ष के अंत में व्यापार के अंतिम परिणाम जानने के ख्याल से जो तैयार किया जाता है उसको अंतिम खाते कहते हैं। व्यापार का अंतिम परिणाम, हर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, वो जानना चाहता है कि एक वर्ष हमने 12 महीना जो व्यापारिक लेन देन किया, क्रय विक्रय किया, उसका क्या परिणाम निकला। क्योंकि व्यापार का कारोबार लाभ से प्रेरित होकर करता है, लोग तो जानना चाहता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है कि नहीं, तो लाभ हानि जानना चाहता है। और साल के अंत में जानना चाहता है कि हमारे पास देनदारियां कितने की है, कितने की लेनदारियां हैं, कितना देने वाले हैं, कितना लेने वाले हैं, कितना हमारी व्यापार में पूंजी है बची हुई है साल के अंत में, कितना हमारा संपत्ति का शेष है। इन सब को जानकारी के लिए, कितना लाभ हो रहा है, कितना, और इन सब जानकारी के लिए जो अकाउंट्स बनाते हैं इसी को हम लोग फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते कहते हैं। चूँकि हर के अंत में बनाया जाता है इसीलिए हम लोग इसको अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या आता है? अंतिम खाते के अंतर्गत आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसी को अब नाम 2 दे दिया है, अब नए सिरे से नाम नया दिया है, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहा जाता है अब इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट भी। हाँ, तो 2 को खाते बनाए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट को बैलेंस शीट।
तो यही लेखांकन चक्र है। तो ये लेखांकन चक्र प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता है। इतने ही खाता बनाया जाता है। जो लेन देन होगा उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर जर्नल से लेजर तैयार करेंगे, लेजर से फिर जर्नल और लेजर की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करेंगे ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग साल के अंत में अंतिम खाते तैयार करेंगे अंतिम परिणाम जानने के लिए। और यही जो क्रम है, सीक्वेंस है, अनुक्रम इसको कहते हैं, ये हमेशा चलते रहता है। हर साल यही होगा, चलते रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक अकाउंटिंग साइकिल करते हैं, लेखांकन चक्र करते हैं, कहते हैं। यही चक्र हमेशा चलते रहता है, लेखांकित करने का, लेखा करने का, रिकॉर्ड करने का, लेन देन का। अब मैं आप लोगों को अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणाली के संबंध में बताने जा रहा हूँ। लेखांकन माने तो जानते हैं, लेखांकित करना, जो व्यापार में लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करना। सिस्टम माने होता है प्रणाली, विधि। रिकॉर्ड करने की विधि क्या है, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे उसकी विधि बताई जाती है, नियम बताई जाती है। तो लेखांकन सिस्टम में बताई गई है, जो अकाउंट का है, वो 3 प्रणालियां बताई गई है इसमें सिस्टम में। एक हरी लेखा प्रणाली, दूसरा है भारतीय लेखा प्रणाली, और तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है लेखा करने की, उसको हम लोग कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। अब हम लोग एक एक करके तीनों को बताते रहे। एक हरी लेखा प्रणाली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो भी लेन देन होता है उसको सिंगल एंट्री होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इंग्लिश में नाम है। इसमें जो भी लेन देन होता है उसको सिंगल एंट्री की, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम कहा गया है। इस प्रणाली को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। एक तरह से ये कहा गया है कि यह एक अपूर्ण अवैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। समझे कि नहीं? छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले व्यापारी होते हैं वो एक हरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत उसके लिए उपयुक्त है। बड़े पैमाने पर जो करते हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें दूसरा है भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। भारत में भी एक लेखांकन प्रणाली प्रचलित है। उस हर स्टेट में, हर राज्य में अपनी अलग अलग भाषा में होता है, भी तैयार होता है। तो भारत में जो भारतीय भाषा में जो तैयार की जाती है लिखने की विधि, लेखांकन करने की विधि, उसको हम लोग भारतीय लेखा प्रणाली कहते हैं। और तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें जो भी लेन देन होता है उसको 2 भागों में निश्चित नियम बांट देते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट करने के नियम है। इसके लिए पूरे जो लेन देन का अकाउंट होता है उसको व्यापार में उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते से संबंधित, जो व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम से रिलेटेड होता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट माने प्राकृतिक प्रदत्त जो होता है, हम लोग राम खाता, श्याम खाता, सोहन खाता, मोहन खाता, इससे संबंधित जो रिलेटेड होगा ये लेन देन, उसको हम लोग प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते से संबंधित लेन देन कहेंगे। और दूसरा है आर्टिफिशियल, जो हम लोग द्वारा है, व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा जो निर्मित संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, निगम हैं, ये सब के जिससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लिखेंगे। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी व्यक्ति का जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट में हो गया, ड्राइंग अकाउंट, ये सब हो गया। इसके बाद में दूसरा हम इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल, जिस ऐसे लेन देन जिसका संबंध पर्सन से नहीं होता है, व्यक्ति से नहीं होता है, उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत लिखते हैं। इसमें भी को भी 2 भागों में बांटा गया है इम्पर्सनल अकाउंट को। पहला है रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल जिसको वास्तविक खाता कहते हैं, और वास्तविक खाते में जितना भी हम लोग को दिखाई दे रहा है, वस्तु है, संपत्ति है, ज़मीन है, मकान है, रुपया है, पैसा है,
ये सब रियल अकाउंट में आता है, वस्तु संपत्ति रोकड़ माल आदि इसके उदाहरण है। और दूसरा है अवास्तविक खाते नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग नाम मात्र खाता कहते हैं। इसमें आय व्यय लाभ हानि से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको हम लोग शामिल करते हैं कुछ निश्चित नियम के तहत। और इतने ही 3 बताए गए हैं सिस्टम, इसी सिस्टम के अंतर्गत लिखा किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।